दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी प्रश्न संग्रह वस्तुनिष्ठ। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी प्रश्न संग्रह वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का, और इसे आप जीके जीएस कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये एनसीईआरटी जो है वो 6 to 12 तक का एनसीईआरटी है और इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। आज हम लोग इतिहास का क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये इतिहास के खंड में ये तीसरा वीडियो, ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, इससे पहले आप तक 2 वीडियो पहुंचा, आपने देखा भी, और ये तीसरा है। तो हम लोग इसी बुक से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लिया गया है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहां मैं पीछे छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे याद है कि पेज नंबर देखता हूं कहां पर है। हाँ, ये ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ देखते हैं। तो आज का टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो ब्रिटिश जब शासन करने के लिए भारत आए तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव हुआ, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक है, तो इस्तमरारी बोलिए, ठीक है, बाद में जमींदारी व्यवस्था कह सकते हैं, इसी को अस्थाई बंदोबस्त कह सकते हैं। ठीक है, सूर्यास्त का नियम कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इस्तमरारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया। इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। इसके अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्र से भूराजस्व की वसूली का 1/11 भाग अपने पास रखता था और शेष 10/11 भाग कंपनी के पास जमा करता था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र आता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू था। दोस्तों इस प्रकार इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं और सूर्यास्त के नियम के नाम से भी जानते हैं या जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, ये प्रथा 1793 ईस्वी में लागू हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, इसमें जमीन का मालिक या जमीन का स्वामी जमींदार को बनाया गया था। इसमें ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि इसमें राजस्व का जो सरकार को देना था वो अस्थाई तरीके से था कि आपको इतना ही देना ही होगा। उसमें से ध्यान रखेंगे 10/11 भाग सरकार अपने पास सरकार को देना पड़ता था और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रख लेता था। ये पूरे ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश क्षेत्र में जो जमींदारी व्यवस्था था वो 19% भाग पर लागू था। कहाँ कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारसी और उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास 2 व्यवस्था और है। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए, एक अस्थाई बंदोबस्त हो गया, एक महलबाड़ी और एक रैयतवाड़ी। दोस्तों अगर ये अस्थाई बंदोबस्त 19% भाग पर है, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त अगर 19% भाग पर है, ठीक है, तो रैयतवाड़ी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो 51% भाग पर है। ठीक है, और महलबाड़ी बंदोबस्त जो है वो 30% भाग पर है। तो ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखें दोस्तों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि 51% पर, और इसके बाद महलबाड़ी व्यवस्था 30% पर, और अस्थाई बंदोबस्त 19% भाग पर लागू था पूरे भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी है, महलबाड़ी है या अस्थाई बंदोबस्त, ये तीन ही में तो एक ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी से संबंधित है।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नीचे, सर टॉमस मुनरो कर्नल रीड, ठीक है, को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। इस व्यवस्था में भूमि पर खेती करने वाला भूमि भूमि स्वामी होता था, जो सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। कहने का मतलब है, जमींदारी व्यवस्था में देखिए आप कि जमींदार भूमि का स्वामी है, इसमें जो खेती कर रहा है यानी किसान भूमि का स्वामी माना गया, ठीक है। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। तो ध्यान रखें दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? 1792 में मद्रास के बारामहल क्षेत्र में, ठीक है। भूराजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोगों के पश्चात 1820 ईस्वी में इसे मद्रास, बम्बई, असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया, ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग का 51% क्षेत्र में लागू था, ठीक है। तो इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% क्षेत्र पर, अस्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर और महलबाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्र पर लागू था। इसका जन्मदाता कौन है? सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड। सबसे पहले कहाँ लागू था? 1792 में मद्रास के बारामहल क्षेत्र में। और इसमें किसान को ही, ध्यान रखेंगे, इसमें किसान को ही भूमि का मालिक माना गया था, ठीक है। अब भूमि का मालिक किसान को दे दिया तो इसका मतलब है किसान उस खेत को जोते या बेचे, ठीक है, जो करना है करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलबाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो मेनली यहाँ पे पंजाब, ठीक है, बाकी मद्रास, असम, महाराष्ट्र में नहीं था, ठीक है। तो महलबाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? जिसका नाम देखिए हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। कितना? 1819 में। अब यहाँ पर से दो बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है, या एक ही बात का ध्यान रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर ये होगी, अगर आपके मन में चल रहा है कि महलबाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, तो रैयतवाड़ी कौन? ठीक है, रैयतवाड़ी कौन? तो रैयतवाड़ी कौन? तो अभी अभी देखें, टॉमस मुनरो, ठीक है, टॉमस मुनरो और कर्नल रीड। और जमींदारी व्यवस्था कौन? तो कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इस प्रकार करके तीनों को रिलेट करना है, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू था और महलबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू था, ये भी आपको याद रखना है। और कितने भागों में लागू था। अस्थायी बंदोबस्त 19% पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% पर और महलबाड़ी व्यवस्था 30% पर, ठीक है। ये बातें सब याद रखिएगा। तो महलबाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी 1819 में, ठीक है। इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषि का खेत नहीं अपितु ग्राम या महाल होता था। ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे। महलबाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी, आगे 30% क्षेत्र पर लागू थी। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड द्वारा पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों रजिस्टर का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि महलबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी, ध्यान रखेंगे, भारत के 30% क्षेत्र पर महलबाड़ी व्यवस्था लागू था और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू था। मोटा मोटी मानेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो देखिए यहाँ पर नाम है सर सैयद अहमद खान, विश्वास नहीं करते थे। तो सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने भारत में एक सिद्धांत दिया जिसे आप ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं, ठीक है, धन के निष्कासन सिद्धांत कहते हैं। इसमें खासकर ये कहा गया कि भारत द्वारा अंग्रेजों ने हमारे यहाँ से बहुत सारे संपत्ति को ले गया, ठीक है, इसी को धन का निष्कासन कहा गया। ले जाने का बहुत से तरीका था, ठीक है, और वो बहुत तरीकों से लेके चला गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
कहता है सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। ठीक है, उनका मानना था कि अंग्रेज के सहयोग से भारत में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। अतः वे दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से विश्वास नहीं करते थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आज जो मुस्लिम कॉलेज दिखाई पड़ रहा है अलीगढ़ में, मुस्लिम विश्वविद्यालय, वो मुस्लिम विश्वविद्यालय का कह सकते हैं कि जन्म 1875 में हुई थी। उस मतलब विश्वविद्यालय का नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो 1920 में उसी का नाम परिवर्तित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, ध्यान रखेंगे किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के गरीबों के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का उत्तरदायी माना, भारतीय धन का बहिर्गमन की ओर लोगों की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने ही किया। यानी भारत से जो धन यहाँ से चला गया, बहिर्गमन हो गया, उसका प्रथम प्रयास नौरोजी साहब ने ही किए थे और इन्हीं ने कहा कि यहाँ के गरीबों का धन ब्रिटिश ने लेके चला गया। कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ निबंधात्मक लेखों जैसे पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और द वांट एंड मीन ऑफ इंडिया द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, तो धन का निष्कासन का प्रथम जो उल्लेख किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1841 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहली बार कब हुई थी, 1839 में। ठीक है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम था। इस अधिनियम द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार करने का कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में चाय बागान असम में 1835 ईस्वी में लगाया गया और यहाँ उत्पादित चाय को लंदन में बेचा गया। जब कंपनी का चाय उत्पादन का प्रयोग सफल रहा तब कंपनी ने अपनी चाय बागान का आवंटन व्यक्तिगत कंपनियों को कर दिया। इस कंपनियों में सबसे पहली कंपनी असम चाय कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था, इस चार्टर एक्ट के तहत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार प्राप्त था व्यापार करने का, वो समाप्त कर दिया गया और सभी के लिए व्यापार खोल दिया गया खासकर। ठीक है, इसमें से चाय कंपनियां आई और पहली चाय कंपनी जो लगी वो 1835 में लगाया गया, लेकिन पहला जो कंपनी बना वो असम चाय कंपनी, जिसकी स्थापना 1839 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। ठीक है, तो पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटी क्या थे, तो ये कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्तुओं के व्यापार में प्रमुख प्रतिभागी था, जिसमें बंगाल निर्यातक वस्तुओं का महत्वपूर्ण स्रोत था। इन निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कपास, रेशम, सोरा, अफीम प्रमुख थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, कितना परसेंट, 40% व्यय होता था। सेना भारत में कंपनी के शासन की रीढ़ थी। 1857 के बाद सेना में व्यवस्थित पुनर्गठन हुआ। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर
कुल खर्चा केंद्रीय राजस्व का 40% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेनन, इसके बाद कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसमें जो आंसर है ध्यान रखेंगे, सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारत राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट बातें हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें ओरांग राजकोष की प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, इसके बाद मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित कौन है ध्यान रखें दोस्तों। तो सही सुमेलित केवल 2 और 3 है, बेनियान यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। ठीक है, अब ओरांग सही नहीं है, देखते हैं इधर पर। ठीक है, लिखिए ओरांग फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गोदाम। ठीक है, जिसका अर्थ है गोदाम। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। बेनियान या बनिया पारंपरिक वाणिज्य समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द जिसका अर्थ है उत्तरदायित्व। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों का राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया। तो ओरांग क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये ओरांग का मतलब होता है गोदाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। ठीक है, अब सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर ध्यान रखेंगे, दोनों सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहता है भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी भारत के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। ठीक, शब्द इंपीरियल प्रीफरेंस का प्रयोग किया जाता था, किस लिए कहता था? तो देखिए किस लिए किया जाता था, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठीक है, विशेष रियायतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो नीचे देखिए लिखेंगे, लिखा हुआ है कि ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रीफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है 1857 का विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह को देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसमें बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में है हम लोग वहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। ठीक है, तो ये प्रथम घटना क्या थी? तो प्रथम घटना थी, यहाँ पर जितने भी देखेंगे उसमें से जो पहला लगेगा यही कि सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना ये प्रथम घटना थी। बाकी कानपुर का विद्रोह, बेगम हजरत महल का अवध का नेतृत्व या झांसी की रानी का विद्रोह इसके बाद की घटना है। ठीक है, तो देखें दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान हुए। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को या जफर को
भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी। तो मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को विद्रोह किया और यही विद्रोही 11 मई को ये दिल्ली पहुंचा। ठीक है, और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया और लाल किला पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह कहाँ से जुड़े हैं? जुड़े कहाँ से हैं? बैरकपुर से। ठीक है, 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया एवं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग या लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरॉन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी सजा दी गई। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर वर्तमान बलिया जिले के रहने वाले थे। तो मंगल पांडे जहाँ से विद्रोह का शुरुआत किया था वो जगह है बैरकपुर। ठीक है, और ये विद्रोह कब किया गया था? तो 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया गया था। जिस इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे उसका नाम है 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। उसने इसीलिए चर्बी कारतूस को यूज करने की मना कर दिया कि उसमें चर्बी लगा हुआ था। ठीक है, और इसी को लेकर अपने उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरॉन की हत्या कर दी और इसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी सजा दिया गया या फांसी मिल गया। रहने वाले उस समय तत्कालीन गाजीपुर के थे, आज वर्तमान बलिया जिला के रहने वाले। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी कार्यकाल में पारित हुआ। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर और ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो ध्यान रखेंगे, जब सिपाही विद्रोह हो रहा था उस समय हमारे यहाँ जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इन्होंने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के तहत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक हाईकोर्ट की स्थापना की। इन्हीं के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ, पारित हुआ और लॉर्ड कैनिंग को कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है और सही उत्तर का प्रयोग करना है। तो झांसी से कौन? ठीक है, इसको मिलान कर दीजिए, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर से जो ऑप्शन दे रखा हुआ है, अब श्योर आप हो गए कि या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, यही आंसर में आएगा। दूसरा बात है कानपुर से कौन? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, आपका आंसर आपके पास आ चुका है, यानी 4-3, यानी 1 होगा सही। ठीक है, अब ठीक है इसका कानपुर से, तो कानपुर से कौन? तो अजीमुल्ला खान। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। और फैजाबाद से कौन? मौलवी अजीमुल्ला खान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से आपका ऑप्शन दिया हुआ है झांसी रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ विद्रोह को किसने दबाया? जनरल ह्यूरोज ने दबाया। लखनऊ बेगम हजरत महल किसने दबाया? कॉलिन कैंपबेल ने दबाया। कानपुर से अजीमुल्ला खान, इस विद्रोह को कौन दबाया? कॉलिन कैंपबेल। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, किसने दबाया? तो कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबाया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है, यानी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे डलहौजी से संबंधित है। कहता है व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय राजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। व्यक्तिगत सिद्धांत के विलय विलय किए गए राज्यों में सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और कुछ राज्य हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, कहाँ था। ठीक है, तो जगदीशपुर आरा। ठीक है, जगदीशपुर आरा बिहार का प्रमुख केंद्र था। कहता है 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर आरा बिहार विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के जमींदार कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में ही विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया था। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है तथा ये छापामार युद्ध में कुशल था। इस विद्रोह को विलियम टेलर और मेजर विसेंट ने समाप्त किया। ठीक है, तो इस विद्रोह किसने दबाया, तो दबाया विलियम टेलर और मेजर विसेंट ने दबाया। ठीक है, समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, तो खान बहादुर खान, ध्यान रखेंगे, बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, स्वयं को नवाब घोषित किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया। बरेली में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। उन्हें 24 फरवरी 1860 को नगर छावनी कोतवाली में फांसी दे दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, तो कौन था, एस.एन. सेन थे। भारत सरकार 1856 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ सेन को सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा। इस संदर्भ में लिखी गई इनकी पुस्तक 1857 एस.एन. सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलनों के रूप में आरंभ हुआ, किंतु इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ठीक है, तो एस.एन. सेन ने जो पुस्तक लिखा तो उस पुस्तक का नाम है 1857। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, एस.एन. सेन ने लिखा था। इसने कहा था कि सिपाही विद्रोह शुरुआती धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत हुआ, समापन हुआ स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। ठीक है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। ठीक है, सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इसके लेकर 50,000 का इनाम भी रखा था। ठीक है, तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश के 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व प्रदान किया। अहमदुल्ला के विषय में अंग्रेजों ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। अहमदुल्ला की गतिविधियों से सरकार इतनी चिंतित थी, उसने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया था। इसका मतलब ये मत सोचिए 50,000 रुपये बहुत कम है, उस समय 50,000 रुपये बहुत अधिक था। ठीक है, 50 लाख के बराबर है, उससे भी बड़ा रकम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे है 10 में कहता है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, कहाँ था, तो मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास आगरा था। ध्यान रखें दोस्तों, 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ। मिर्ज़ा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक था। इनके उर्दू भाषा में सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। 15 फरवरी
1969 को मिर्ज़ा गालिब की दिल्ली में मृत्यु हो गई। ये इनका जन्म डेट है और इनका मृत्यु डेट है। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब किया? ठीक है, तो कब किया? 1 नवंबर 1858 को किया। ठीक है। क्या हुआ? यूं कि 1857 के विद्रोह में असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को कंपनी से भारत पर शासन करने का सभी अधिकार नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा। इस घोषणा के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो भारत में शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में कौन था? तो असम में कौन था? दीवान मनीराम दत्त था। ठीक है। असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने की तथा वहाँ के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया, किंतु यह विद्रोह में सफल नहीं हुआ तथा दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दे दी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया? सर्वाधिक सहायता किसने किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, इसने सहायता किया था। क्वेश्चन इसका डिस्क्राइब है 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध, रुहेलखंड तथा अन्य उत्तर भारत के सामंतवादी तत्वों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि पटियाला, जींद, ग्वालियर तथा हैदराबाद की रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य को साथ दिया। कैनिंग ने इनके विषय में कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाना होगा। तो सिंधिया, जो ग्वालियर के सिंधिया हैं, उन्होंने ब्रिटिश को साथ दिया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ठीक है, कहाँ से थी? तो सबसे अधिक सिपाही कहाँ से थी? अवध से थी। ठीक है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, जहाँ से लगभग 75,000 सैनिक सेना में भर्ती हुए थे। अजीमुल्ला खान का सलाहकार थे। कौन थे? तो नाना साहब के। ठीक है, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व संभाला। इनके सेनापति तात्या टोपे थे। नाना साहब का पूरा नाम धोंदू पंत, ठीक है, था तथा तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो अभी आपने देखा, गालिब ने देखा था। ठीक है। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। उन्होंने लिखा था कि मेरे सपने रक्त का सागर है, पता नहीं इन आँखों को अभी और क्या देखना बाकी है। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की? तो किसने बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम ने बगावत नहीं किया था। ठीक है। विजयनगरम के राजा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने 1819 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया, परंतु हैदराबाद के निजाम कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संबलपुर सुरेंद्र शाही सही है। गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना ये भी सही है। कश्मीर गुलाब सिंह ये भी सही है। लखनऊ लियाकत अली, ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है। लखनऊ ने किसने विद्रोह को संभाला था? ध्यान रखेंगे, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने संभाला था।
लियाकत अली की बात किया जाए तो ये इलाहाबाद से नेतृत्व किया था, ठीक है, ये इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। जबकि सुरेंद्र शाही संबलपुर उड़ीसा से, गंजाम से राधाकृष्ण और कश्मीर से गुलाब सिंह, ठीक है। यहाँ रखेंगे लखनऊ से बेगम हजरत महल और लियाकत अली कहाँ से, इलाहाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, ठीक है। ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, तो हेरसे, ठीक है। उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर बैरकपुर में कौन था, हेरसे, ठीक है। कहता है वर्ष 1857 में विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर था। ध्यातव्य है कि मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं, ठीक है। तो कहता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में, यानी अभी भी घर किया है, पैदा होना तो बाद की बात है, ठीक है। इस तथ्य को कौन मान रहा था, इस तथ्य को मान रहा था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, ठीक है, राष्ट्रवाद के बारे में कि अभी अभी ये भ्रूणावस्था में अभी भी बस घर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था मानते हैं। वास्तविक रूप से 1905 ईस्वी के बाद कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद प्रखर रूप से उभरने लगा तथा भ्रूणावस्था से तरुण अवस्था की ओर उन्मुख हुआ। कब, 1905 के बाद, ठीक है। अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, ठीक है। ये टॉपिक हमारे पास है। अगला टॉपिक आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। पहला देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र कौन था, ठीक है, तो कौन था, द बंगाल गजट, ठीक है। पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, ठीक है। तो वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, इस भी ध्यान रखेंगे। इसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ। लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम बोल्ट ने 1776 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया, किंतु कंपनी की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर ली गई। लेकिन ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 1776 ईस्वी में ही विलियम बोल्ट नामक व्यक्ति ने प्रयास किया पत्र निकालने की, लेकिन पत्र में क्या था कि ब्रिटिश सरकार की आलोचना हो रहा था, इसलिए उसको यहाँ से पैक करके भेज दिया गया लंदन। और इसका श्रेय मिला आगे चल 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, जिसने एक पत्र निकाला जिसे बंगाल गजट कहते हैं, साप्ताहिक था और ये कलकत्ता से निकाला गया। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, तो प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले किसने लागू किया था, लॉर्ड वेलेजली। प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस पर नियंत्रण करना, ठीक है। सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक और मालिक का अखबार पर नाम छापना अनिवार्य कर दिया। इसी के साथ समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप भी लागू कर दी। 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्रिकाओं, पंपलेट और पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। यानी कहने का मतलब सेंसरशिप में ये कहा गया कि आप पत्र छाप रहे हैं तो संपादक का नाम होना चाहिए, कहाँ किस प्रेस से निकल रहा है उसका भी नाम होना चाहिए, इसका मालिक कौन है ये अखबार में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1778 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, ठीक है। 1778 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया गया था, तो किसने था, तो लाया था लॉर्ड लिटन ने इसको रद्द किया, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। रद्द किया किसने, लॉर्ड रिपन ने। 1778 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। वर्ष 1880 में नियुक्त नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त
कर दिया गया, ठीक है, या कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल उल अखबार किसने प्रकाशित किया था, ठीक है। तो किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे, ठीक है, जिन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सन 1821 में बंगाली साप्ताहिक पत्र संवाद कुमुदी, सन 1823 में फारसी पत्र साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। तो संवाद कुमुदी और मिरातुल अखबार, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से हुई। सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। तत्पश्चात यह ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। इसे भारत में अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त था, ठीक है। तो इंडियन मिरर नामक अखबार या कह सकते हैं कि समाचार पत्र कौन निकाल रहा था? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष, ठीक है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो गदर पत्र का प्रथम अंश जो प्रकाशित हुआ वो उर्दू में हुआ। सन 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। बाद में यह गुरुमुखी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। इस समाचार पत्र का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन भाषा में छप रहा था? पहला पत्र उर्दू में निकला, ठीक है, उर्दू भाषा में निकला। दूसरा गुरुमुखी में निकला, तीसरा हिंदी में निकला, चौथा मराठी में निकला, पांचवा अंग्रेजी में निकला, छठा गुजराती में निकला और एक आपका पख्तूनी भाषा में भी निकलता था, ठीक है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका का क्या कहते हैं स्थापना किसने किया था, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना जो किए थे वो शिशिर कुमार घोष ने किए थे, ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने किए थे। चलिए यहाँ देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्रों में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका एक प्रभावशाली पत्रिका था। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता में होता था। प्रारंभ में यह बंगाली में प्रकाशित होता था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका एक अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया। 1869 ईस्वी में दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगी, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका जो निकाल रहे थे, ठीक है, इसका संपादन कर रहा था वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे, ठीक है। और ये कलकत्ता से छप रहा था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में अपने आप को परिवर्तित कर लिया, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ध्यान रखिएगा वो आपका केसरी है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर तथा मराठा का संपादन केलकर किया करते थे। मराठा और केसरी समाचार पत्र द्वारा होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता आई। केसरी इस आंदोलन का
महत्वपूर्ण पत्र बन गया, जिसके लेखों कारण तिलक को कारावास का दंड भी मिला था। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, हरिजन समाचार पत्र का संपादक महात्मा गांधी थे। हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु, हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। नेक्स्ट है, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो यंग इंडिया शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। ठीक है, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका था, जिसका संपादन बम्बई से होता था। बाद में यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगी। इसका प्रारंभिक संस्करण में शंकरलाल बैंकर, जमुना दास, द्वारका दास ने संपादन किया। ये सभी एनी बेसेंट का होम रूल लीग के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे कौन थे? स्वदेश वाहिनी संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। ठीक है, स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका संपादन रामकृष्ण पिल्ले द्वारा त्रावणकोर से किया जाता था। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इसे प्रतिबंध कर दिया था। अगला क्वेश्चन, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में नहीं छापा जाता था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभव और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी। नेक्स्ट इसमें है कि 4 जून 1913 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कॉलम प्रकाशित होते थे। यह 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के फिनिक्स फार्म से प्रकाशित होता था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नाटाल कांग्रेस के सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ठीक है, तो किसने आरंभ किया था? B.R. अम्बेडकर ने आरंभ किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण, ठीक है, हरिजनों के कल्याण और अछूतों के उद्धार हेतु 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुआं से पानी भरने जैसे सामाजिक एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सी उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ठीक है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सी उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका संपादन होगा, इसका आंसर होगा वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम नामक का संपादन प्रारंभ किया। यह अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था, जिसकी लगभग 5000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी। किसी विषय पर विवाद के कारण 10 मई 1927 को इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में लाहौर से लाला लाजपत राय ने दी पीपुल, ध्यान रखेंगे, दी पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया। किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ठीक है, किसके प्रयत्नों से? ध्यान रखेंगे, वो प्रयत्न किसका है? D.K. कर्वे का। ठीक है, D.K. कर्वे का प्रयत्नों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इस प्रकार है कि D.K. कर्वे महाराष्ट्र के
प्रसिद्ध समाचार सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय कुलपति भी रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके लिए था? DK कर्वे के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ठीक है, तो किसने की थी? जस्टिस रानाडे ने। वर्ष 1880 में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर तथा विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसके बाद 1884 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से कि किसके साथ कौन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिसका आप इस तरह मिलान करना आपको ध्यान रखिएगा कि हिंदू जो है वो ध्यान रखिएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, सुधारक, ठीक है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली SN बनर्जी। ठीक है, इस तरह करके इसको मिलान करना है। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक GK गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली SN बनर्जी। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका D होगा, ध्यान रखेंगे इसका आंसर D होगा। और इधर अगर हम देखते हैं इसमें तो यहाँ लिखा होगा कि हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत 1878 में मद्रास में हुई। इसका संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया। बंगाली समाचार पत्र के संपादक SN बनर्जी थे। यह पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। बंगाली समाचार पत्र का दृष्टिकोण उदारवादी था। फिर इसके बाद फिर इसको मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉमनवेल्थ किसका है? एनी बेसेंट का है। ठीक है, लीडर किसका है? ठीक है, लीडर ध्यान रखेंगे मदन मोहन मालवीय और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इस प्रकार करके इसको मिलान करना था। मिलान कर भी दिया आप लोगों ने, तो इसका सही आंसर, ठीक है, जो आपका C होगा, ध्यान रखिएगा C होगा। चलिए देखते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल तो किसने? फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका है? एनी बेसेंट का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा लीडर का समाचार पत्र है और सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा सर्च लाइट नामक समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। अगला है क्वेश्चन, कालिदास के प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा से 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और पुरावशेष के विषय में खोज करना था। इस सोसाइटी संबंधित विद्वानों ने वेदों, महाभारत, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की? ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त इसका सही आंसर होगा। देखिए, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसको मिला? माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1820 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 में शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? ठीक है, दिए नहीं थे, दिए जाने की घोषणा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट 1813 में तो बात किया गया था कि दिया जाएगा, लेकिन दिया कहाँ गया था, ये भी बात सच है, क्योंकि पते नहीं था कि किस भाषा में शिक्षा दिया जाए। ठीक है, इसी आफो में रह गया। और नेक्स्ट चार्टर एक्ट आ जाएगा 1833 का। 1833 चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था, ये बातें सही है, व्यवस्था की थी, दिया नहीं गया था। ठीक है, चार्ल्स वुड के आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ठीक है, तो चार्ल्स वुड ध्यान रखेंगे शिक्षा संबंधित, ध्यान रखेंगे शिक्षा संबंधित है। तो वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया। इस प्रस्ताव में शिक्षा का उद्देश्य, माध्यम, सुधारों के आधार आदि पर विचार किया गया। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपने उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देश की भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक विश्वविद्यालय स्थापना की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? ध्यान रखेंगे शिक्षा विभाग से ही संबंधित है। तो चलिए, शिक्षा संबंधित है। तो 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग गठन किया। इसने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा की ठीक समन्वय नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? ठीक है, वो कौन थे? ध्यान रखेंगे, उसका नाम सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधार तहत 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1857 ईस्वी में हुई। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना की गई। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रस्तुत हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक, या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ध्यान रखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
बनारसी का सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा प्रदान किया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय को जाता है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ठीक है, सबसे पहले किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, तो इसने लागू किया था, ध्यान रखेंगे, पहले से ही जान चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। भारत में फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम यानी सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लागू किया। इस अधिनियम के अनुसार पूर्व प्रत्यक्षण के लिए प्रत्येक समाचार पत्र को मुद्रक, संपादक, स्वामी का नाम अंकित करने के साथ सरकार के सचिव के पास भेजना अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा वर्ष 1818 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो किसके समय में समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन के समय समाप्त किया गया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ध्यान रखेंगे लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशित करते थे, कौन करते थे? ठीक है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। ठीक है, कौन करते थे? राजा राम मोहन राय करते थे। ठीक है, ये उन्हीं का पत्र है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी बंगला साप्ताहिक संवाद कुमुदी तथा प्रजा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात फारसी भाषा की एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ठीक है, जो जुड़ी हुई नहीं थी वो यंग इंडिया है, ध्यान रखें। बाकी संध्या, युगांतर, गदर सब क्रांतिकारी पत्रिकाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि गदर, युगांतर, संध्या पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। तब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिला दीजिए इसको। कहता है दैनिक आज, किसने इसको संपादन किया था? ध्यान रखेंगे, शिव प्रसाद गुप्ता ने। ठीक है, द लीडर पहले भी जान चुके हैं आप। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, आपको याद होगा हेराल्ड केस चल रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर में। ठीक है, इसके बाद द पायनियर जो है इसका संपादन, ठीक है, जॉर्ज एलन ने किया था। ठीक है, तो दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन। ठीक है, तो इस प्रकार करके इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो आपका ए होगा। ठीक है, 4, 3, 2, 1। चलिए यहाँ पर नीचे आपके पास लिखा हुआ है, तो दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम यहीं रुकते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। कल नया टॉपिक होगा सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। चलिए दोस्तों, ये आपका तीसरा वीडियो था। हम लोग मिलते हैं कल, और कल चौथे वीडियो मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय